हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलिए आज हम लोग मगध राज का उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो सीरीज है जीके जीएस सीरीज डे का 11 सीरीज है। सीरीज नंबर 11वां है, यानी डे नंबर 11। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है मगध राज का उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए, मगध 16 जो महाजनपद था उनमें से एक था। शुरुआत में जो मगध था वो छोटा ही था, पटना से राजगीर तक था, लेकिन बाद में मगध का विस्तार बहुत बड़े तौर पे हो गया, जो बाद में बंगाल से लेकर के अफ़गानिस्तान तक और हिमालय से लेकर के सतपुड़ा तक फैल गई। इसका विस्तार जो था, मगध का विस्तार जो था, गंगा से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैल गया। मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। वो कौन कौन थे? तो वो उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हसीन मशूक शाह। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह का मतलब ह से हार्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। चलिए एक बार देखते हैं हसीन मशूक शाह के बारे में। हसीन मशूक शाह। ह से हार्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग मगध राज के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो महाभारत और पुराणों से मिलता है कि मगध राज पर हार्यक वंश से पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसका स्थापना बृहद्रथ ने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर, या हम लोग इसको प्राचीन भाषा में गिरिब्रज, यानी प्राचीन एंशिएंट इंडिया में हम लोग इसे गिरिब्रज कहते थे। यह सबसे प्राचीन राजवंश था, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो महाभारत और पुराणों में मिलता है। महाभारत और पुराणों में इसका जानकारी मिलता है कि जो बृहद्रथ वंश था वो मगध में सबसे प्राचीन वंश था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, और जो बृहद्रथ वंश था इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? जरासंध। जो जरासंध था वो बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध चाहता था कि मैं अपना साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में करें, लेकिन उत्तर भारत में पांडव और कृष्ण थे, जो इनका उद्देश्य सफल नहीं होने दिए। और जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में मार दिया। भीम ने मल्ल युद्ध में मार दिया। जरासंध के बाद जरासंध का पुत्र मगध का शासक बनता है, जिसका नाम था रिपुंजय। क्या नाम था?
जरासंध का पुत्र का क्या नाम था? रिपुंजय। जरासंध का जो पुत्र था इसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय। रिपुंजय इसका नाम था, जो मगध का शासक बना। इसकी हत्या इसके मंत्री, रिपुंजय की हत्या इसके मंत्री कुलिक ने कर दिया। इसके मंत्री कुलिक ने रिपुंजय का हत्या कर दिया और अपना पुत्र को शासक बना दिया। कुलिक ने अपना पुत्र को शासक बना दिया। आगे चलकर भाटिया एक थे, आगे चलकर भाटिया थे। भाटिया जो थे ये कुलिक का पुत्र को हत्या कर दिए और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध का गद्दी पर बैठा दिए। यानी जो बिंबिसार हैं वो भाटिया का पुत्र है। लेकिन जो बृहद्रथ वंश है इसका साक्ष्य जो है बहुत कम है, इसलिए हम लोग हार्यक वंश को ही मगध का ऐतिहासिक वंश मानते हैं। हार्यक वंश को ही मगध का ऐतिहासिक वंश मानते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे हार्यक वंश। हार्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? हार्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो मगध के गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार कुल 52 वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार ने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को अपने मगध में मिला लिया। जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़े थे तो इनका सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। उसके बाद राजा प्रघोत जो अवंती का राजा थे ये भी बीमार पड़े। पांडु रोग से जब ग्रसित हुए तो इनके भी सेवा ससुर के लिए वो राजवैद्य जीवक को ही भेजा था। याद करिएगा फिर से, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा, 52 वर्षों तक शासन करता है और प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है। कौन? बिंबिसार। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने अंग को जीता और मगध में मिला लिया। महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था और अवंती के राजा प्रघोत को भी पांडु रोग हुआ था तो वो राजवैद्य जीवक को ही भेजा था। चलिए आगे चलते हैं। ये बिंबिसार है, ये फिल्मों का बिंबिसार है और ये जो एनसीईआरटी में है वो बिंबिसार है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिंबिसार अपना जो राज्य विस्तार था उसमें वैवाहिक संबंध राज्य विस्तार करने के लिए अपनाया, लेकिन छोटे छोटे जो राज था उसको लड़ करके जीत लेता था, लेकिन जो बड़ा राज था उसको वो वैवाहिक संबंध बना करके जीतता था, वैवाहिक संबंध या मित्र बना लेता था। बिंबिसार 4 विवाह किया था। जो फर्स्ट है कौशल नरेश प्रासेनजीत की बहन महाकोशला से किया था। दूसरा वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से किया था और तीसरा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किया था। और चौथा आम्रपाली से किया था। आम्रपाली से किया था जो वैशाली की गणिका यानी नचनिया थी। अजातशत्रु जो था चेलना का पुत्र था। अजातशत्रु जो था चेलना का पुत्र था, यानी चेलना से अजातशत्रु
चेलना जो थी अजातशत्रु की माँ थी, लेकिन अजातशत्रु अपनी ममेरी बहन यानी प्रसेनजीत की बेटी से बहुत प्यार करता था, जिसका नाम क्या था, तो बजीरा था। बजीरा जो था वो प्रसेनजीत की बेटी थी और इससे अजातशत्रु बहुत ही प्यार करता था, प्रेम करता था। आगे चलते हैं। बिंबिसार का हत्या जो है अजातशत्रु ने कर दिया। कब? तो 493 ईसा पूर्व में कर दिया और अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु को कुनिक कहते हैं। पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अजातशत्रु जो था लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। ये है अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक मंत्री था वार्ष्कार। कौन था? वार्ष्कार, जिसके सहयोग से वो वैशाली को जीता था। वैशाली पर बिंबिसार भी आक्रमण किया था लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। जो लिच्छवियों की लड़ाई में, युद्ध में अजातशत्रु ने 2 हथियार का यूज किया था। एक था रथ मुसल जिसको टैंक कहा जाता था, और एक था महाशिलाकंटक जो गुलेल हुआ करता था। छोटा गुलेल नहीं, बड़े बड़े पत्थर को गुलेल के सहारे फेंका जाता था। तो अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता कहा जाता है। इसी के समय में, अजातशत्रु के समय में ही अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। और इनके शासनकाल में एक और घटना हुआ था। क्या? तो उसी समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था, यानी महापरिनिर्वाण हो गया था। जैन ग्रंथ में बताया जाता है कि महावीर और अजातशत्रु यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अजातशत्रु में बहुत अच्छे रिश्ते थे। अजातशत्रु प्रारंभ में तो जैन धर्म के अनुयायी थे ही, बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अजातशत्रु का एक पुत्र था उदायीन। उदायीन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पे बैठ गया। उदायीन की राजधानी जो था पुरुषपुर था। कहाँ था? पुरुषपुर था। जिसको बाद में चलकर पाटलिपुत्र कहा गया। ये पाटलिपुत्र का स्थापना भी, यानी पुरुषपुर का स्थापना कौन किया था? तो पाटलीग्राम के नाम से उदायीन ही ने किया था। उदायीन जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। उदायीन का एक पुत्र था नागदशक। नागदशक हार्यक वंश का अंतिम शासक हुआ और उदायीन का एक पुत्र था। ये उदायीन है। इसी ने पाटलीग्राम का स्थापना किया था जो बाद में चलकर पटना बना। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने हत्या कर दिया और एक वंश का स्थापना किया जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है। शिशुनाग की राजधानी, जो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाया, वो पाटलिपुत्रा को न बनाकर वैशाली को बनाया। शिशुनाग वंश का स्थापना कब हुआ? तो 412 ईसा पूर्व में। इसका शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। इसने पुनः
अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग ने पुनः अपनी राजधानी को कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। आगे है नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है और इसके संस्थापक जो हैं वो महापद नंद कहलाएं, यानी महापद नंद थे इनका संस्थापक नंद वंश का। महापद नंद को सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा जाता है। सर्व क्षत्रांतक, सर्व क्षत्रांतक, सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है, क्षत्रियों को नाश करने वाला। महापद नंद को परशुराम का अवतार माना जाता है, यानी वार्गव कहते हैं जिसको, क्योंकि ये भी क्षत्रियों को नाश किए थे और परशुराम भी क्षत्रियों को यानी नाश किए थे, तो इसे इन्हें महापद नंद को परशुराम का अवतार माना जाता है। ये जात से नाई थे। जात से क्या थे? नाई थे। और इनका एक पुत्र था धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक बना। और धनानंद जो था सिकंदर का समकालीन थे, यानी सिकंदर जिस समय था उस समय धनानंद भी था। धनानंद जो था बहुत ही क्रूर शासक था। जब इसने पूरा जनता को अपने मुट्ठी में रखना चाहता था और बहुत ही क्रूर शासक था। एक गलती का सज़ा बहुत ही बड़ी होती थी इनके काल में। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। किनके सहायता से? तो चाणक्य के सहायता से। चाणक्य कौन थे? तो एक आचार्य थे। आचार्य ने धनानंद को बोले थे कि आप भारत को एक करिए, लेकिन धनानंद ने आचार्य का बात नहीं माना, आचार्य को अपमान कर दिया और अपने राज्य से निकाल दिया। चाणक्य वही जिद लेकर, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र का रचना किए थे। कौन? तो चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य ने जिद लेकर अपना एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करते हैं और एक बड़ा योद्धा बनाते हैं, और आगे चलकर यही चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हत्या करता है और पराजित करता है और मौर्य वंश का स्थापना करता है। चलिए अब हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। उस समय जब ये शासन चल रहा था तो उस समय बहुत सारे आक्रमण हुआ था। विदेशी आक्रमण भी उस समय भी हुए थे। उसमें से विदेशी आक्रमण में से एक था फारस का आक्रमण, यानी ईरान से आक्रमण हुआ था। डेरियस प्रथम ने किया था। डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था पहली बार मगध पर नहीं किया था। उस समय जिस समय जो अफगानिस्तान और कंबोज, गंधार और कंबोज का जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने। लेकिन बाद में इसके एक राजा हुए डेरियस तृतीय, जिसको सिकंदर ने हरा दिया। और जो डेरियस प्रथम थे वो हखवनी वंश का शासक थे। हखवनी वंश, जिसने भारत का गंधार और कंबोज पर शासन कर लिया था और उस पर राज कर रहा था, लेकिन सिकंदर ने इसे हरा दिया। और सिकंदर कहाँ का था? तो सिकंदर मकदूनिया का था, यानी यूनानी था। सिकंदर जो था मकदूनिया का था, यूनानी था। इनके पिता का नाम फिलिप और इनके माता का नाम जो था ओलंपिया था। इनके पिता का नाम फिलिप और माता का नाम ओलंपिया था। माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर ने अपने पिता को जहर देकर हत्या कर दिए। सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर मैसिडोनिया था। इनका जन्म जो था अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। जो फिलिप थे 559 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासन बने और इनको हत्या इनके पुत्र सिकंदर ने ही जहर देकर
356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ और 359 ईसा पूर्व में फिलिप ने मकदूनिया का शासक बना और इनका हत्या जो था इनके पुत्र जहर देकर 329 ईसा पूर्व में कर दिए। सिकंदर का हत्या जो होता है, सिकंदर का हत्या नहीं होता, सिकंदर बीमार पड़ता है और सिकंदर एक असाध्य रोग यानी डायरिया से पीड़ित हो जाता है और बेबीलोन में इसको 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाता है। कब? तो 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु प्लूटो का शिष्य थे और प्लूटो सुकरात का शिष्य थे। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु प्लूटो का शिष्य थे और प्लूटो सुकरात का शिष्य थे। यानी उल्टे क्रम में बोला जाए तो सिकंदर के गुरु अरस्तु हुए, अरस्तु के गुरु प्लूटो हुए और प्लूटो का गुरु सुकरात हुए। सुकरात को जहर का एक प्याला देकर मार दिया गया था। सिकंदर सबसे पहले भारत का जो गंधार क्षेत्र था यानी तक्षशिला, वहां आक्रमण किया और राजकुमार आम्भिक को राजकुमार आम्भिक को हरा दिया और तक्षशिला को अपने अधीन कर लिया। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान को भी जीत लिया था। वो भारत आया 326 ईसा पूर्व में, भारत का सीमा में एंटर किया। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर थल सेनापति था और जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर से पोरस का राजा का सामना होता है और युद्ध होता है हाइडेस्पिस या झेलम नदी के किनारे, जिसमें पोरस तो हार जाता है, लेकिन पोरस का वीरता देखकर सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी ने पोरस की कलाई पर राखी बांधा और पोरस को अपना भाई बना लिया। सिकंदर की सेना जो थी बहुत ही थक गई थी क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े थे और उस समय ब्यास नदी में बहुत बड़ा बाढ़ यानी तूफान आया हुआ था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिए और वो भारत में एंट्री नहीं कर पाए। जो भारत का मूल क्षेत्र था यानी मगध में एंट्री वो नहीं कर पाए। बिपाशा कहते हैं ब्यास को और इसे यूनानी नाम है हाइफासिस। हाइफासिस किसको कहते हैं? तो ब्यास को। और ब्यास का पुराना नाम क्या है? तो बिपाशा। सिकंदर का सेना जो था ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर 325 ईस्वी में स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से भारत से लौट गए। इनका जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। सिकंदर का घोड़ा का नाम वाऊ-केफला था, वाऊ-केफला। और यही वाऊ-केफला के नाम पर झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने वाऊ-केफला नगर का स्थापना किया। तो चलिए इतना ही, थैंक यू आज के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।